हाय मित्रों, फिर से मैं शशांक शेखर नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 141 से 160 नंबर प्रश्नों के हल देखेंगे। क्यों ये प्रश्न आवश्यक है? देखिए, रेलवे की परीक्षा में न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है और उसी को ध्यान में रख करके मैंने ये बुक लिखा है। और आपको नित्य प्रतिदिन न्यूमेरिकल्स आपको बनाना चाहिए और ये आपके हित के लिए है। और यदि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा सफलता के करीब आप पहुँचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न पर। देखते हैं प्रश्न क्या है। 141 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है। तो देखिए ये चला, वस्तु चला पहले कितने सेकंड में? तो पहले 3 सेकंड में 23 मीटर जा रहा है। 3 सेकंड में कितने मीटर? तो 23 मीटर जा रहा है। फिर देखिए दूसरे 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में 15 मीटर जा रहा है। तो 2 सेकंड में 15 मीटर जा रहा है भाई। तो क्या करेंगे? भी एवरेज बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी S1 प्लस S2 बटे T1 प्लस T2 होता है। तो S1 प्लस S2 तो 23 प्लस 15 अब बटे 3 प्लस 2 यानी 5 हो गया। तो 38/5 कर दीजिए। तो 5 क्या कर देंगे? 5 7 35 पंचा के 30 3.6 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा कि औसत चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। औसत चाल का मात्रा कितना होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो एकदम ध्यान में रखिए इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। तो बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है इसी तरह का, इसी पैटर्न पर बार बार प्रश्न हम लोग डील कर रहे हैं। तो केवल यूनिट का ध्यान में रखना है यहाँ पर। देखिए पहला जो इस ऑप्शन में यूनिट दिया हुआ 7.6 सेकेंड है, सब एक जैसा मिलता जुलता है। 7.6 मीटर है, 7.6 मीटर पर सेकेंड है। तो यूनिट को आपको ध्यान में रखना है। यूनिट किस तरह से यूज किया जा रहा है, उस यूनिट को अगर देखेंगे तो ज्यादा आपको लाभ होगा। ध्यान में रखिएगा, यूनिट से भी प्रश्न अगर बन जाता है, क्योंकि आपको चाल निकालने के लिए बोल रहा है तो चाल मीटर पर सेकंड होगा। तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बचा। तो 25 प्लस 27 प्लस 15 बटे क्या करते हैं? 5 कर देते, तो भाग करके निकाल लेते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। 142 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रहा है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो गतिज ऊर्जा निकालना है। तो आपको पता है किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो 1/2 गुना द्रव्यमान इंटू वेग का वर्ग होता है। तो देखिए कितना है द्रव्यमान? तो 1/2 गुना द्रव्यमान कितना है? तो 10 kg है। तो 10 गुना मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/2 गुना 10 गुना 4 तो काट देते हैं, 20 जूल होगा। याद रखिएगा कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। तो देखिए इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन सही है। आपको ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 गुना द्रव्यमान का वर्ग। और बार बार मैं बताता हूं कि देखिए ये यांत्रिक ऊर्जा है और यांत्रिक ऊर्जा को अगर हम संवेग के फॉर्म में लिखें तो p² बटे क्या करते हैं? 2m करते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? p²/2m होता है। और ठीक है, आपको पता होगा कि किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। 143 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से 10 मीटर की ट्रॉली को खींचता है। ये देखिए ये आपका ट्रॉली है, ये क्या है? ट्रॉली है। ट्रॉली को खींच रहा है कितने न्यूटन के बल से? 50 न्यूटन के बल से। और ये ट्रॉली चला, कितना चला? तो भाई ये 10 मीटर दूर जा रहा है। कितना मीटर गया? 10 मीटर गया। तो आपको पता है किया गया कार्य बोल रहा है निकालने। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य W बराबर बल गुना विस्थापन F.S होता है। F.S होता है बल डॉट विस्थापन। तो बल का देखिए मान कितना है? 50 गुना विस्थापन कितना है? 10। तो 50 गुना 10 कितना होता है? 500 जूल ऊर्जा होगा। कितना जूल ऊर्जा होगा? 500 जूल ऊर्जा होगा। चलिए तो ध्यान में रखिएगा कि कार्य जो होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होगा। ये देखिए F जो है ये बल है और S जो है विस्थापन है। बल डॉट विस्थापन। ये भी ध्यान में रखना है कि कार्य आपको अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि बोलते हैं इसको। कार्य को क्या बोलते हैं?
अदिश राशि होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 144 नंबर है, यदि तरंग सबसे पहले जान लीजिए तरंग किसको बोलते हैं। ऊर्जा के प्रवाह को तरंग कहा जाता है और जब दोलन करता है तो तरंग उत्पन्न होता है। यहां पर आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति आपको कंपन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है और आवृत्ति निकालना। आवृत्ति बराबर किए गए कुल कंपन और उसमें लगे समय, क्योंकि आपको पता है कि आवृत्ति क्या होता है कि 1/, आवर्तकाल होता है। 1/, आवर्तकाल को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो क्या बता रहे हैं आपको हम कि देखिए कि प्रति सेकेंड जितना दोलन करेगा, जितना कंपन करेगा, उसे आवृत्ति कहते हैं। ये देखिए आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति होता है प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या, प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या, एक चीज। दूसरा चीज क्या, प्रति सेकेंड जो दोलनों की संख्या होगी उसे ही हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति 1/, क्या होता है, आवर्तकाल होता है। ध्यान में रखिए 1/, आवर्तकाल को हम आवृत्ति कहते हैं, यानी 1/t हो गया। और जब हम सवाल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आवृत्ति और इसका मात्रा क्या होगा, पर सेकेंड होगा और इसी को बोलते हैं हम लोग हर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ज कहते हैं। ध्यान में रखिएगा आवृत्ति का सही मात्रा क्या होता है, हर्ज होता है। चलिए यहां से निकालते हैं, तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, कुल दोलनों की संख्या, कुल दोलनों की संख्या बटे n बराबर कुल दोलनों की संख्या बटे उसमें लगा कुल समय, उसमें लगा कुल समय, कुल दोलनों की संख्या बटा उसमें लगा कुल समय का अनुपात क्या कहलाएगा, आपको आवृत्ति कहलाएगा। चलिए करते हैं कि कुल दोलनों की संख्या कितनी है, तो 20 है और उसमें लगा समय कितना है, 2.5 है, तो निकल गया 8 हर्ज, क्योंकि आवृत्ति का सही मात्रा क्या होता है, हर्ज होता है। तो शायद क्लियर हो गया होगा। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है, या 1/t, या पर सेकंड होता है, या हर्ज होता है। और आवृत्ति n बराबर कुल दोलनों की संख्या बटा उसमें लगा कुल समय का अनुपात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा आंसर। आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। ध्यान में रखिएगा। चलिए 144 हो गए। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं 145 नंबर सवाल। यदि 88 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, देखिए तालाब में तैर रहा है, ये भाई साहब हैं, ठीक है, ये भाई साहब तैर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तैर रहे हैं। तो 88 मीटर है यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये दूरी कितना है, 88 मीटर है। और फिर वापस भी आ रहे हैं, कितना मीटर है, तो ये है, ये फिर 88 मीटर आ गया। तो कुल, ठीक है, कुल ध्यान दीजिएगा, कुल वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु समान हो जाए तो वेग क्या होता है, 0 होता है। लेकिन आपको चाल निकालना है, तो औसत चाल, ध्यान दीजिएगा जरा, औसत चाल बराबर क्या करेंगे, ठीक है, तो औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए कितना समय लग रहा है, तो 1 मिनट समय लग रहा है इसमें जाने में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना, 176 मीटर बटा कुल समय यानी कितना, 60 सेकंड। कर दीजिए 176 बटा 60 है, तो 6 से भगा देते हैं, 6 दूनी 12, 12 5 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 5 6 हो गए, 12 5 6, तो 6 नंबर 54, 9 आ गया, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो ये निकल गया आपको 2.93 मीटर पर सेकेंड। तो औसत चाल, ध्यान दीजिएगा कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन वेग अगर बोलता है इस क्वेश्चन में निकालने, तो वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, वेग इसमें 0 होगा, लेकिन चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। शायद समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 146 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तापमान किसको कहते हैं, तापमान क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तापमान जो है, ठीक है, तापमान ध्यान में रखिएगा कि ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताता है, ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रवाह की दिशा बताता है, एकदम ध्यान में रखिए।
तो ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को बताने वाले कारक को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। और यहाँ पर देखिए तापमान आपको निकालना है, तो देखिए तापमान कैसे निकलेगा, तो तापमान क्या होगा, तापमान ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को बताते हैं। ये देखिए ये वस्तु है, दो वस्तु है, और इधर से इधर ऊर्जा तभी जा सकता है जब दोनों, ये T1 है और ये T2 है, दोनों डिफरेंट हो, T1 डिफरेंट होगा तभी उष्मा का प्रवाह होगा, अनलेस उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। अगर T1 ग्रेटर देन T2 होगा तो क्या होगा, इधर से इधर जाएगा उष्मा, ठीक है, आपको निकट उष्मा जो है T1 ग्रेटर है तो आपको T1 से T2 की तरफ जाएगा। अगर T2 ग्रेटर है तो क्या होगा, ठीक है, आपको T2 ग्रेटर है तो क्या होगा, T2 से T1 के तरफ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ऊर्जा का प्रवाह कौन बताता है, तो तापमान बताता है। ध्यान में रखिएगा कि उष्मा के प्रवाह की दिशा को कौन बताता है, तापमान बताता है। तापमान के अनेक स्केल होते हैं और सब स्केल हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए डिग्री सेल्सियस होता है, उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसके बाद केल्विन होता है, फिर रोमर होता है। जनरली 4 ही आपको जानिए, आप 4 स्केल जानिए, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में देखिए इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट, किसी भी थर्मामीटर में हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं, दूसरा लेते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट जो हम ले रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है 273 केल्विन, ये होता है आपका 0 डिग्री आर। बीपी देखिए कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये 373 केल्विन होता है, और ये हो जाएगा किसके बराबर, 80 आर के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, तो बीपी 100 डिग्री सेल्सियस इस पर है तो फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, 212 डिग्री। तो ध्यान में रखिएगा कि बीपी, अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कब बराबर होगा, तो जब, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, फ़ारेनहाइट में 273 डिग्री, सब एक दूसरे के बराबर होगा फ्रीजिंग पॉइंट, और उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट सबका बराबर होगा। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, तो केल्विन में देखिए, केल्विन में, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस इसमें है तो इसमें क्या होगा, 373 केल्विन होगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 373 केल्विन। अगर मान लीजिए ये याद ना भी हो तो क्या करेंगे, हमको एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, तो ये देखिए बार बार इसको यूज करेंगे हम लोग, C/100 बराबर K-273 बटा कितना, आपको 100। तो देखिए C का वैल्यू कितना कह रहा है, 100 कह रहा है, ठीक है, तो 100 कर दीजिए बटा 100 बराबर K-273 बटा क्या, 100 काट दीजिए, 1 गुना 100 बराबर K-273, तो K बराबर क्या हो गया, उधर जोड़ दीजिए 100 में, तो 373, तो इससे भी निकल जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इससे भी आपको निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 147 नंबर प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा है कि भी वेग से गति कर रही द्रव्यमान m की वस्तु का संवेग क्या होगा। तो द्रव्यमान m की वस्तु का संवेग आपको ज्ञात करना है। तो संवेग आपको पता है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमको संवेग की परिभाषा मिलती है। संवेग है क्या, पहले इसको देख लेते हैं, थोड़ी देर पहले भी देखे थे हम लोग। संवेग क्या होता है, तो संवेग परिभाषा क्या होता है, परिभाषा आया है, कहाँ से आया भाई, तो न्यूटन के पहले द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, गति नियम से, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आया है संवेग की परिभाषा। और संवेग क्या होता है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग होता है। या अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, बल गुना समय, क्योंकि आपको पता है कि F बराबर होता है dP बटा क्या, dt, ठीक है, F बराबर dt बाई dt, ये तो m भी निकल गया यहाँ से, ठीक है, F बराबर dP बाई dt, तो हमको dP निकालना है, यही संवेग आपका है, क्या करेंगे, F इंटू dt। और ध्यान में रखिएगा कि संवेग में परिवर्तन जो है यह आवेग के बराबर होता है, किसके बराबर होगा, आवेग के बराबर होता है, जबकि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर, बल के बराबर होता है। तो देखिए संवेग की परिभाषा कहाँ से आया है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आया है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, और संवेग बल गुना समय, dP बाई dt, dP बराबर क्या होगा, F इंटू dt, ये देखिए बल गुना समय,
और बल गुना समय, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा, तो आवेग के बराबर होगा। संवेग का जो मात्रक होता है वह केजी मीटर पर सेकेंड, या इसको हम न्यूटन इंटू सेकेंड भी कह सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड भी कह सकते हैं। तो ध्यान में रखिए इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए नंबर आपको आंसर होगा। चलिए तो 147 नंबर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं 148 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि एक तालाब है, राम एक तालाब पर गमन कर रहा है। तो राम एक 75 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। भाई तालाब में तैर रहा है राम और 75 मीटर लंबा है तालाब। आपको ये तालाब है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ वापस आया, तो कुल कितना दूरी तय कर रहा है, 150 मीटर दूरी तय कर रहा है। और इसमें लग कितना रहा है, 1 मिनट समय लग रहा है, 60 सेकंड कर लीजिए। तो आपको पता है कि भी एवरेज यानी औसत चाल बराबर क्या होता है, ये औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है, बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी 150 बटा क्या कर लीजिए, 60 कर लीजिए, काट दीजिए, और 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कौन सा है इसमें ऑप्शन, तो सी नंबर ऑप्शन। यूनिट जरूर देख लेना है आपको कि यूनिट सही है कि नहीं है। जब आंसर मारने लगिए तो यूनिट जरूर देखिए। तो देखिए सी नंबर आपको आंसर दिया हुआ है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न पे भी थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर औसत चाल बोल रहा था तब तो कुल दूरी बटा कुल समय होगा, लेकिन अगर इसमें इसी में बोलता औसत वेग बोलता या वेग बोलता, डायरेक्ट वेग बोलता है, तो आपको पता है प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु अगर समान हो जाए तो वेग का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 149 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 149 नंबर, 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है, आसान है प्रश्न। वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको पता है, कई बार मैं बता चुका हूं कि गतिज ऊर्जा जो है, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा तो वस्तु के गति के कारण, वस्तु के गति के कारण संचित ऊर्जा। और ये जो गतिज ऊर्जा होता है ये होता है हाफ गुना द्रव्यमान गुना वेग का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, वेग का वर्ग होता है, या इसको अगर हाफ mv² भी आप कह सकते हैं, या ये p² बटा 2mv होता है। यानी यहाँ पर p² क्या हुआ, संवेग का वर्ग हो गया, गुना 2 गुना द्रव्यमान। ठीक है, तो अब प्रश्न में क्या कर रहे हैं, तो पहले समझ लीजिए। वस्तु के गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का वर्ग होता है, या 1/2 mv², या p² बटा क्या होगा, 2m हो जाएगा, यानी संवेग का वर्ग बटा 2 गुना द्रव्यमान। अब देखिए प्रश्न में अगर हम छांटना चाहते इसमें, तो पहला में पास्कल ऑप्शन है, कट जाता, खत्म। दूसरा में मीटर पर सेकेंड है, वेग का है, गलत हो जाता है, ये भी ठीक है, गलत है। और चौथा ऑप्शन है 640 न्यूटन यानी बल का है। तो ऊर्जा कहाँ से होगा, तो एक ऑप्शन पकड़ा, ऑप्शन से भी हम इसको बना सकते थे, लेकिन चूंकि हमको ऊर्जा निकालना है तो आसान है निकालना। तो 1/2 गुना द्रव्यमान, द्रव्यमान देखिए कितना है, तो 20 केजी है, गुना 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 1/2 गुना 20, तो 20 ही रहने दीजिए। 8 कितना होता है, 64 होता है, तो इसको काट दीजिए 10 यानी 640 जूल, निकल गया 640 जूल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा आंसर होगा, बी आंसर होगा। चलिए तो शायद समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 150 नंबर सवाल का। यदि एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड तक चालू रहता है, तो बल्ब द्वारा खपत किया गया पावर क्या होता है। तो आपको पता है शक्ति के बारे में बात कर रहा है, पावर के बारे में बात कर रहा है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। तो देखिए ठीक है, शक्ति यानी P बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, या क्या हो गया F.S बटा T, या F.V भी हो सकता है इसको। ठीक है,
एफ डॉट एस अपॉन टी या एफ डॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको 100 जूल दिया हुआ, सेकंड दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हुआ, कार्य बटा समय यानी डब्ल्यू बाय टी पे ही आपका सवाल बन जाएगा। ये देखिए बल डॉट वेग, ठीक है, इस पे ही सवाल बन जाएगा आपको। तो निकाल लेते हैं। शक्ति P बराबर क्या है, कार्य करने की दर। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है या कार्य करने की दर होता है। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वॉट होता है, या इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, वॉट हो गया, और किलो वॉट भी हो सकता है, जो भी लिखना है। अब देखिए एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वॉट। और मैं आपको ये भी बताया हूं कि देखिए भाई कि 1000 वॉट बराबर कितना होगा, 1.34 एचपी। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 1.34 एचपी। तो इससे निकाल लीजिए शक्ति बराबर क्या होता है, 100, ठीक है, जूल है बटा क्या हुआ 20, काट दीजिए 20 पंचा 100, 5 वॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, तो ए नंबर ऑप्शन है। देखिए ए नंबर ऑप्शन है, 5 वॉट। आगे आंसर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्य बटे समय को क्या बोलते हैं, शक्ति। और बल और वेग का अदिश गुणनफल भी शक्ति के बराबर होता है। 151 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, एक वस्तु 4 सेकंड में 14 मीटर और 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा तय करती है, तो औसत चाल ज्ञात करें। तो देखिए आसान सवाल है, औसत चाल आपको ज्ञात करना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, तो क्या हो जाएगा कुल दूरी, तो कुल दूरी d1 प्लस d2 बटे t1 क्या t2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 14 प्लस 16 बटे 4 प्लस 2, 14 16 कितना हो गया 30 हो गया, 30 बटे 6 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर निकल गया। कौन सा ऑप्शन निकला, सी नंबर आंसर निकला है। यहाँ ये भी देखना है कि कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 152 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि एक वस्तु 6 सेकेंड में, एक वस्तु जो है 6 सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु 6 सेकेंड में 18 मीटर और पुनः 4 सेकेंड में 18 मीटर की यात्रा करता है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगी। औसत गति बोलिए या औसत चाल बोलिए, बात बराबर है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय तो होता ही होता है। फिर सेम सवाल है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी देखिए 18 प्लस क्या हो गया 18 बटा कितना हो जाएगा, ठीक है, आपको 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 यानी 36 बटा 10 यानी 3.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 3.6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। फिर उसी तरह से इसको भी देखिए, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल कहाँ से निकल के आया है, तो चाल जो है ध्यान में रखिएगा, दूरी और समय का जो ग्राफ होता है वह किसका मान देता है, तो चाल का मान देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। 153 नंबर सवाल देखिए, यदि पानी का घनत्व 10³ kg पर मीटर क्यूब है तो वस्तु का घनत्व क्या होगा। चलिए आसान प्रश्न है, करके देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भाई हमारा जो है यदि पानी का घनत्व इतना है तो वस्तु का घनत्व 8.5 kg, 8.5 × 10³ kg पर मीटर क्यूब है, तो वस्तु का सापेक्ष घनत्व, तो धातु की सापेक्ष घनत्व क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, सापेक्ष घनत्व या आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है भाई, सापेक्ष घनत्व या आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। सापेक्ष घनत्व या आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आपको सापेक्ष घनत्व या आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यहां देखिए सापेक्ष घनत्व या आपेक्षिक घनत्व जो है वो क्या है, ठीक है, आपको संख्या है, यह संख्या है,
संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। और इसे हाइड्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर एक यंत्र है, उसके द्वारा इसका माप हम निकालते हैं, इसे हाइड्रोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है, ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? हाइड्रोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को क्या कहा जाता है? आपेक्षिक घनत्व। यह क्या है? संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और इसे किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? हाइड्रोमीटर द्वारा। क्वेश्चन में आते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको धातु का घनत्व दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई? तो 8.5 गुना 10³ kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है भाई। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व आपको दिया हुआ है, कितना? 10³ काट दीजिए, इसको काट देते हैं, kg पर मीटर क्यूब है, ये भी कट गया, 10³ क्या बचा? 8.5। तो आपको मैंने बताया है कि देखिए सापेक्ष घनत्व या आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो यह संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसे हाइड्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। और वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आपको आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो शायद निकल गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। औसत वेग का सूत्र क्या होता है? देखिए औसत वेग दो तरीके से हम लोग निकालते हैं। औसत वेग का क्या सूत्र होता है? तो मान लीजिए कि कोई वस्तु पहले u वेग से चलती है और दूसरा v वेग से चलती है, ठीक है। तो औसत चाल u प्लस v बटा क्या होता है? 2 होता है। मान लीजिए कि ये वस्तु चल रही है, अब कुछ दूरी u चली और कुछ दूरी के बाद क्या हुआ? उसका वेग बदल गया। तो औसत चाल क्या होता है? v एवरेज औसत वेग बराबर क्या होगा? u प्लस v अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो औसत वेग बराबर u प्लस v अपॉन 2 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, यहीं पर अगर चाल ये रहता है तो हम क्या करते हैं? चाल अगर होता है तो अगर कोई वस्तु आधी दूरी, ध्यान से सुनिएगा, आंसर आपको निकल चुका है, ए नंबर आंसर होगा आपका, ए नंबर आंसर होगा। औसत वेग बराबर क्या होगा? u प्लस v बटा 2 हो जाएगा। ध्यान में रखिए इसको। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर यहीं पर चाल हम रहता और ये कहते कि कोई वस्तु जो है आधी दूरी d/2 u चाल से, दूसरी आधी दूरी, ठीक है, v चाल से चलता है, तो औसत चाल ज्ञात करें, तब क्या करते हैं? v एवरेज बराबर होता है 2uv बटा u प्लस v। और एक चीज और होता है जिस ऑप्शन में है, ये औसत चाल v एवरेज बराबर, देखिए v एवरेज बराबर औसत चाल एक और होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय है, ठीक है। और कुल दूरी बटा कुल समय या क्या हो जाता है? s बटा t। डायरेक्ट हम लिख देते हैं कुल दूरी बटा कुल समय या s बाय t। तो देखिए दोनों ऑप्शन यूटिलाइज कर किया जा सकता था, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको औसत वेग ज्ञात करना है। जब भी औसत वेग की बात होता है तो ध्यान में रखिएगा v एवरेज बराबर u प्लस v बटा 2 होगा। ये v बराबर s बाय t नहीं होगा, क्योंकि ये औसत चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा आपको। तो औसत वेग बराबर u प्लस v बटा 2। यदि यहाँ चाल होता है तो ऑप्शन सी भी होता है, और एक और ऑप्शन आता जो कि 2uv बटा u प्लस v भी लिख सकते थे। आधी दूरी u चाल से, दूसरी आधी दूरी v चाल से, तो औसत चाल v एवरेज बराबर 2uv बटा u प्लस v हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 155 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे तक जलाते हैं, तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट में ज्ञात करें। तो आसान प्रश्न है, यूनिट में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है? यूनिट में ज्ञात करना है। और मैं बार बार आप लोगों से बताता हूं कि देखिए यूनिट बिजली खपत की जैसे ही बात आप करते हैं, यूनिट बिजली खपत, ध्यान दीजिए, यूनिट बिजली खपत की बात जब भी हम करेंगे, यूनिट बिजली खपत, तो कैसे निकलेगा भाई जी? तो यूनिट बिजली खपत कैसे निकलता है? तो P गुना N गुना T बटा 1000। ये जब भी आएगा तो ये आएगा किलो वाट आवर में, और इसी को यूनिट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो कितना 1000 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है? तो 1000 का है, 1000 कर दीजिए। कितना है भाई? तो एक बल्ब है गुना कितना घंटा है? तो 8 घंटा है। और कितने दिन में बोल रहा है? तो 21 दिन में बोल रहा है, तो 21 दिन रहने दीजिए बटा 1000 काट दीजिए। 1000 को क्या हो गया? 8 किलो वाट आवर या 8 यूनिट भी इसको कहते हैं। कितना यूनिट कहेंगे? 8 यूनिट कहेंगे। चलिए शायद समझ में आ गया होगा। तो 100 वाट का बल्ब है,
ये मैंने 1000 वाट बल्ब का बना दिया, 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट है तो 100 गुना 1/1 इंटू 8/1000 हो जाएगा तो 0.8 किलो वाट आवर या 0.8 ठीक है किलो वाट आवर या 0.8 यूनिट भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि एक यूनिट जब भी बात करेंगे किलोवाट आवर की बिजली खपत की तो जब भी ये किलोवाट आवर में निकलेगा तो इसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बॉट कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 156 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और 3 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है तो औसत चाल ज्ञात करें। फिर वही सवाल आ गया, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वस्तु जो है पहले जो दूरी तय कर रहा है, कितना तय कर रहा है भाई, 4 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय कर रहा है। 4 सेकंड में कितना मीटर, 15 मीटर, 4 सेकंड में 15 मीटर, तो 15 मीटर दूरी कर रहा है 4 सेकंड में। दूसरे कितने में, तो दूसरा जो है 3 सेकंड में 16 मीटर दूरी तय कर रहा है, 3 सेकंड में 16 मीटर। तो भाई औसत चाल भी एवरेज बराबर कुल दूरी, तो 15 + 16 बटा 4 + 3 निकाल लीजिए, 16 15 31 बटा 7, तो क्या हो जाएगा 31 बटे 7, तो 7 चौके 28, 3 0, फिर 7 चौके 28, 28 3 1 हो गया, तो 28 3 31 होता है, 3 और 0, फिर 7 चौके 28, ठीक है, तो 4.4 ठीक है 3 मीटर पर सेकेंड। तो औसत चाल बराबर क्या होगा 4.43 मीटर पर सेकेंड। ध्यान में रखिएगा कि एक वस्तु द्वारा औसत चाल जब भी निकालना होगा तो कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। चलिए 157 नंबर सवाल चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 157 नंबर सवाल है कि 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी, तो 10 न्यूटन पर केजी की बात कर रहा है। कितना न्यूटन पर केजी, तो 10 न्यूटन पर केजी। यहाँ देखिए 10 न्यूटन पर केजी की बात कर रहा है। क्या होता है ये 10 न्यूटन पर केजी, आपको न्यूटन पता है क्या होता है, ये गुरुत्व त्वरण दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है। कैसे, सही है ये, हाँ सही है। 10 गुना न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या हुआ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा क्या हुआ केजी, केजी को काट दीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको जी का मान है यानी त्वरण का मान है। ये क्या है, त्वरण यानी गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्व त्वरण का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, गुरुत्व त्वरण दिया हुआ है। अब आपको निकालना है कि वस्तु की ऊंचाई निकाल ले। तो भाई जी आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी P बराबर क्या होता है, तो mgh होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो PE अपॉन, हमको h निकालना है ना, ऊंचाई निकालना है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो h बराबर क्या होगा PE अपॉन mg। देखिए PE का वैल्यू कितना दिया हुआ ऑप्शन में, क्वेश्चन में दिया हुआ 400 जूल दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। द्रव्यमान का मान कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ और 10 दिया हुआ, तो ये काट दीजिए 2 मीटर, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। तो क्या ध्यान में रखिएगा, किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण या ऊंचाई के कारण उसमें संचित ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और अस्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है PE बराबर mgh होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। 158 नंबर सवाल आसान है। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, तो 1 किलोवाट आवर बराबर आपको पता है कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होगा 1 किलोवाट आवर। बार बार मैं चर्चा करता हूँ कि इसी को वॉट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं वॉट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, और इसी को यूनिट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसी से व्यक्त करते हैं बिजली खपत को, घरेलू बिजली खपत को इससे व्यक्त किया जाता है। कौन सा बिजली खपत को, घरेलू बिजली खपत को, और इसी को यूनिट भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर ये बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा, या इसको और भी कर सकते हैं हम 3600 कर लीजिए इंटू 10⁻3 यानी किलो जूल भी कर सकते हैं, ठीक है, या 3.6 मेगा जूल भी कर सकते हैं, 3.6 मेगा जूल भी कर सकते हैं। 10⁻6 बराबर क्या होता है मेगा होता है,
और किलो बराबर 10⁻³ होता है, तो ये मेगा जूल हो गया, किलो वाट आवर बराबर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। यदि क्या नंबर है आपको 159 नंबर, यदि एक कार 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करे तो 20 सेकंड के बाद उस कार का वेग मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना है, तो मीटर पर सेकंड में आपको ज्ञात करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए, कार का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो कार का वेग ज्ञात कीजिए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको दिया हुआ है। आपको पता है कि v बराबर क्या होता है, u प्लस एटी। क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी, ठीक है, v बराबर u प्लस एटी। तो आपको निकालना है कि वेग निकालना है। ये वस्तु चल रही है, एक कार, ठीक है, त्वरण के साथ चलना शुरू करती है, 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करता है। 20 सेकंड के बाद कार का वेग क्या होगा, तो 20 सेकंड के बाद बोल रहा है, 20 सेकंड के बाद, ठीक है। तो चला होगा तो u का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ देखिए निकालना है, v निकालना है आपको, v बराबर वाट, तो v बराबर होता है u प्लस क्या, a इंटू टी, निकाल लीजिए, u का 0 प्लस a का वैल्यू कितना है 3.2 इंटू टी का मान कितना है, तो 20 सेकंड है। तो ये उड़ाइए, यहाँ पर 10 दे दीजिए, काट दीजिए, 64 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड, 64 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका औसत चाल। ध्यान में रखिएगा कितना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 64 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए तो कह रहा है कि 80, 120 और 240 तीन समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब प्रतिरोधों के इस संयोजन से 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित धारा का मान देखिए 80, 120 और 240 को के तीन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में, जब भी समानांतर क्रम में जुड़ेगा तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो निकाल लेते हैं इसको। समतुल्य प्रतिरोध देखिए 1/R इक्विवेलेंट, समानांतर क्रम में जुड़ रहा है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो भाई R1 R2 R3 है तो 1/80 प्लस 1/20 प्लस 1/240, तो निकाल लीजिए 80 B 120 और 240 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 20 चौके 80, 20 छक्का 120 और 20 12 ही 140 हो गया। 4 से कीजिए, 4 का 4, ठीक है, 6 आ गया, 4 तिया 12, ठीक है। फिर आइए 3 से, 1 3 दूनी 6, ठीक है, 3 का 3 तो 2 तिया 6, 6 चौके 24 यानी 480। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था 480, ठीक है, लेकिन करके बताया आपको 6, ठीक है, 6 8 48 और 4 प्लस 2 तो कर दीजिए इसको, 6 4 10 2 12, तो 480/12। तो R इक्विवेलेंट बराबर निकल जाएगा कितना, तो 40 × 48 40 ओम निकलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, आपको प्रश्न में कह रहा है कि भाई 12 वोल्ट के बैटरी से धारा प्रवाहित। आपको पता है कि समानांतर संयोजन में जब भी हम बात करते हैं तो प्रवाहित धारा का मान जो होता है वो सबके लिए समान होता है। प्रवाहित धारा का मान सबके लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यहाँ देखिए प्रवाहित धारा का मान सबके लिए भिन्न भिन्न होता है। तो हमको बोल रहा है कि बैटरी प्रतिरोधक के संयोजन से प्रवाहित धारा, बैटरी के द्वारा इस संयोजन प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। धारा ज्ञात करना है तो I बराबर क्या होता है, तो R निकालना है। तो I बराबर क्या होता है, V/R। V का वैल्यू देखिए कितना है, V का वैल्यू है 12/R का वैल्यू कितना है 40। तो 4 तिया क्या कर दीजिए, 4 तिया 12, 3/10, 3/10 बराबर कितना हो गया 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपको आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा जब भी प्रतिरोधों के संयोजन के विषय में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या हमने किया, सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लिया, समतुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, और ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V/R होता है। V का वैल्यू 12 ओम है और बटा 40 है, यानी 3/10 यानी 0.3 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 160 हो गया, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रेगुलर प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए जम करके,
और जितना भी आपको दिक्कत होता है कमेंट के जरिए मुझे बताइए। ढेर सारा धन्यवाद आपका।